दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो उत्तर है अनुच्छेद 32 को। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। दोस्तों अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और उन्होंने संविधान सभा में कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो आप जान लीजिए संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। और आप जान लीजिए कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता के समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन ये आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1) में 1(a) में अंतर्निहित है और ये अनुच्छेद वाक यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 19। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? तो सही उत्तर है एकांतता का अधिकार और ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन के द्वारा चारों अधिकारों को मूल अधिकार में अंतर्निहित माना है।
और जो ये चारों अधिकार हैं, विदेश यात्रा, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और आप जान लीजिए विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विषय में इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल किया गया है। एक वाद था गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975। इसमें आप जान लीजिए ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है। और जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में जो है आधार मामले में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्ट रूप से संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। और उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है, जिसमें अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो आप जान लीजिए धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों में लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो ये शामिल नहीं है। 1, 2, 3 इसमें शामिल हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में धर्म प्रचार करने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण का अधिकार और लेकर चलने का अधिकार शामिल है। धार्मिक निकायों द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आप जान लीजिए ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि किस अनुच्छेद को किसके साथ मिलाकर पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार की पुष्टि होती है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14 और 16 को। याद रखिएगा भारतीय संविधान में यद्यपि अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन ये मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 20। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 23 नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो याद रखिएगा गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है, न कि अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? ये कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। 1976
1976 में दोस्तों बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों, न तो एक और न दो। तो सही उत्तर है सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये विधिक अधिकार प्राप्त है कि वो सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों के बाद आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये जो है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है और भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए कि समान कार्य समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ ये प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद और विषय दिए गए हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है यहाँ पर। और इसके अलावा अनुच्छेद जो 44 है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन की बात करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 43 यानी 43 को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी संभावित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। और मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए मनरेगा लाया गया है, जो कि व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो है
21 क में जो है ये 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार बन गया है। अब ये नीति निर्देशक तत्वों का अंग नहीं है। संविधान में मद्य निषेध या जो है दारू या मदिरा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत और पर्यावरण संरक्षण 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और आप याद रख लीजिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब ये मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो सही उत्तर है मुफ्त कानूनी सलाह। दोस्तों, मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, संविधान में बाद में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए जो है निःशुल्क विधिक सलाह यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सही नहीं है। उन्हें संविधान प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये सही है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश दोस्तों एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है और मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें जो हैं ये प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कहाँ से? तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, जबकि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 1, 3, 4 आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं। और याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर को अभी शामिल नहीं किया गया है, हालांकि राज्य के रूप में पूर्व में उसकी भागीदारी रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है, तो ये दिल्ली और पुडुचेरी हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
दोस्तों आप जान लीजिए भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास द्वारा इस देश में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो उत्तर है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं। और आप जानते हैं भारत एक रिपब्लिक यानी गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें देखिए नीलम संजीव रेड्डी 2 अवध में 17/3/1967 से 19/7/1969 और 26/3/1977 से 13/7/1977 के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष थे और वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। बिल्कुल सही है। कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है और इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस तरह कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का उपराष्ट्रपति, इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधारी है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर सभी चारों कथन आपके सही हो जाएंगे
ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी हैं। वो राज्यसभा का पदेन सभापति हैं, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है और राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।